आज के टाइम पर आपको पढ़ने के लिए ऐसे रिसोर्सेज बहुत कम मिलेंगे जहां पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा लिखा या फिर बोला गया हो। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के। अब कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत से कोई नहीं, इस हुकूमत तो चोर हुकूमत है। मरियम के पापा रोजगार नहीं मिल रहा, गुजारा कहाँ से करूँ मैं, किराए का घर। इनफैक्ट पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर ना ही इंटरनेशनली कुछ ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है और ना ही डोमेस्टिकली। पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया और यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने तो एक बार ये कहा कि उनके देश में टेररिज्म से जुड़े हुए 75% केसेस की इन्वेस्टिगेशंस में पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो निकल ही जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को ये खतरा हमेशा रहता है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं या फिर हथियार हैं वो कहीं तालिबान या अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में ना चले जाएं। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि हो सकता है कि एक क्विकली ग्रोइंग पाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता हो, लेकिन एक फेल होता हुआ पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। करंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 22 बार लोन ले चुका है, जिसमें से 13 तो बेल आउट है। बेल आउट का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको अपने देश में कुछ चेंजेस करने के लिए बोला कि आपको ये वाली पॉलिसीज को बंद करना पड़ेगा या फिर जो ये न्यू पॉलिसीज हैं इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो इकोनॉमी की हालत है वो अच्छी हो सके या फिर आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। अगर आप हमारी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हो तो हम आपको पैसा देंगे और जब आपके देश की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी तब आपको ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाले बेल आउट्स। पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो 1993 के बाद इंडिया ने IMF से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ली है। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो आप मेरे फेवरेट थिंक स्कूल एंड अभी एंड न्यू के चैनल पर पाकिस्तान के रिलेटेड जो वीडियोज़ उन्होंने बनाई हुई हैं उनको देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की जो रूट प्रॉब्लम है वो है क्या, क्यों पाकिस्तान दोबारा से उसी बुरी कंडीशन में आ जाता है जहां से इसको बार बार निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले हम पाकिस्तान सिनेरियो के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया से। चाहे इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हमेशा से काफी कम थी एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी हिंदूज, पर फिर भी इंडिया पर लगभग 200 से 250 साल मुगल्स ने राज करा। हालांकि ये टाइम पीरियड भी डिबेटेबल है। फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की और देखते ही देखते इंडिया की कॉलोनाइजेशन होती है और बाकी इन्वेडर्स की तरह इनका पर्पस भी सेम ही था, रिसोर्सेज को चोरी करना ऑब्वियसली। लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट एलीट क्लास मुस्लिम्स को महसूस होने लगा, क्योंकि पहले कभी इस क्लास को इंडिया कोई दूसरा नेशन लगा ही नहीं था। इंडिया की आजादी के लिए हिंदू, सिख्स और मुस्लिम्स ने मिलकर स्ट्रगल करा, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि इनकी यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी जिनसे पूरे देश को धर्म के बेसिस पर बांटा जा सके। लगातार नेशनल मूवमेंट को हिंदू राष्ट्र मूवमेंट बोला गया ताकि बाकी धर्मों वाले लोगों के दिमाग में अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी डाली जा सके, और बेशक ऐसा हुआ भी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1940s तक आते आते एलीट क्लास मुस्लिम्स के दिमाग में ये इनसिक्योरिटी जन्म लेने लगी कि डेमोक्रेसी आने से नंबर्स मैटर करेंगे और आने वाले टाइम में जो हिंदू पावर है वो ज्यादा डोमिनेट करेगी। इन सब चीजों के चलते पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करा गया और ब्रिटिशर्स अपनी चाल में कामयाब रहे। हिंदू पावर डोनेशन का जो ख्याल था वो एलीट क्लास मुस्लिम्स को इतना ज्यादा परेशान करने लगा कि वो एक इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट की डिमांड करने लगे, यानी पाकिस्तान, जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हों जैसे कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में थे। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर जो मोहम्मद इकबाल भेजते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसमें ये आर्गुमेंट दिया गया कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ चाहिए तो एक अलग देश जरूरी है। पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इस्लाम का यूज करा गया। अब आते हैं माइंड कंडीशनिंग पर। अब क्योंकि पाकिस्तान को प्योरली रिलीजियस माइंडसेट से बनाया गया था, इसलिए इसके बन जाने के बाद भी रिलीजियस माइंडसेट को और भी ज्यादा पकाया गया और आज तक यही चल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में इंडिया में हुई मुगल इन्वेजन्स को ऑनर की तरह दिखाया जाता है। महमूद गजनवी, जिसने इंडिया को 17 बार इन्वेट करा,
उसको एक हीरो की तरह दिखाया गया है और इसकी आर्मी यानी लश्कर्स जिन्होंने लूट मार करी, मंदिरों को तबाह करा, उन्हें वॉरियर ऑफ द इस्लाम कहा जाता है यानी जिहादीज। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल पोएट अल्मा मोहम्मद इकबाल और मौलाना अल्तफ हुसैन अली दुनिया भर में मुस्लिम रूलर्स की इन्वेजन्स का अपनी पोएट्री में गुणगान करते हैं। और कहीं न कहीं पाकिस्तान की खतरनाक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसी तरह की जस्टिफिकेशंस का ही नतीजा है और इसी तरह की सोच अलकायदा जैसी आइडियोलॉजीज को पनपने के लिए जगह देती है। मतलब जिन इनिशियल पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बनाया गया, उन्हीं आइडियाज और फॉर्मुलेशंस ने पूरे देश को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये तो बात हुई पास्ट की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। पाकिस्तान की आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में इसके स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस्ड पास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है। थ्रू आउट द पास्ट पाकिस्तान में आर्मी और डेमोक्रेसी के बीच पावर को हासिल करने का स्ट्रगल हमेशा से दिखाई देता रहा है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होने के 1 साल बाद ही पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई और उसके बाद जो बाकी पॉलिटिशियंस थे उनके बीच पावर को लेकर स्ट्रगल होना शुरू हो गया। और तो और अगले 9 साल तक पाकिस्तान बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलता रहा और कहीं ना कहीं फिर यही सिचुएशन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का कारण बनी, क्योंकि आम लोगों के दिमाग में किसी पॉलिटिशियन से ज्यादा अच्छी इमेज मिलिट्री वालों की थी कि एटलीस्ट ये जो हमारे मिलिट्री वाले हैं ये तो डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। यानी 1947 से लेकर अब तक 29 प्राइम मिनिस्टर आए और उन सब में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस के 5 साल भी पूरे नहीं कर पाया, ज्यादा से ज्यादा 3 या फिर 4 साल बस। अब अगर ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस नहीं है तो फिर क्या है? ये लिस्ट है पाकिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स की अपनी अपनी डिमांड्स हैं जिनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के साथ लगातार इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की कहानी में रिलीजन का इस्तेमाल करा गया और कैसे इस्लामिक फेथ का यूज एक पॉलिटिकल टूल की तरह किया गया। सर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेपरेट सेकुलर इस्लामिक नेशन की बात करते हुए अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया और आम मुस्लिम्स को साथ में जोड़ने के लिए जो उन लोगों की अपने इस्लाम के लिए, जो अपने धर्म के लिए रिस्पेक्ट थी, उसका इस्तेमाल करा। अब यहाँ पर इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी आगे की स्टोरी इसी बात के अराउंड घूमने वाली है। पाकिस्तान ने इस्लाम को एज अ यूनिफाइंग टूल इस्तेमाल करा और नए देश में आए हुए लोगों को नेशन बिल्डिंग का काम दिया, क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी धर्म के लेवल पर लोगों को जोड़ने का काम करती थी। इसलिए नई नई बनी सरकारों को ये तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा। लगभग 1970 से पहले रिलीजियस ग्राउंड पर हालात कुछ ज्यादा बुरे नहीं थे। इनफैक्ट अयूब खान की सरकार ने मॉडर्न और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम भी किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ था तब से ही पाकिस्तान की जो राजनीति थी वो इस्लाम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी और इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही काम करती थी। अब क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती थी, लेकिन जो दुनिया है वो तो चेंज हो रही थी ना, सोसाइटी तो चेंज हो रही थी। इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। लेकिन इनकी पॉलिसीज सोसाइटी के फायदे को ध्यान में रखने से ज्यादा इस्लाम को दिमाग में रखकर बनाई जा रही थी कि कुछ भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो आर्मी की इंटरफेरेंस हमेशा से नजर आती रही थी, उसको एक सॉलिड ग्राउंड देने का काम जनरल याहिया खान ने करा। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने आर्मी के रोल को इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने वालों की तरह सेट करा और नेक्स्ट आर्मी जनरल जिया ने इस आइडिया की फाउंडेशन को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आर्मी के ऑफिसर्स को ये सिखाया गया कि इस्लाम आर्मी की विचारधारा का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बाद में इसी आइडियोलॉजी के चलते पाकिस्तानी ISI के ऑफिसर्स ने होली वॉरियर कहे जाने वाले यानी मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करा। अब जिया की जो पॉलिसीज थी वो यूनाइटेड स्टेट को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा काम आ रही थी, क्योंकि जो इस्लाम के नाम पर ट्रेन करे जाने वाले मुजाहिदीन थे उनको अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करा जा रहा था और अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को अमेरिका, सऊदी अरेबिया और चाइना फाइनेंशियल और वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे।
जनरल जिया के रूल के अंडर पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरता से भर रहा था। जनरल जिया की पॉलिसीज पाकिस्तानी जनरेशन को साइकोलॉजिकली हैक करी थी और ये काम करने के लिए धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर मदरसास का यूज होने लगा। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं मदरसास को गलत नहीं बोल रहा हूँ। इनका जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था और वो आइडिया ये था कि जो गरीब बच्चे हैं जो फीस देना तो दूर बल्कि खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पर जिया की गवर्नमेंट ने इनके बेसिक आइडिया को ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। वो कैसे, अभी जानते हैं। सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम की सेलिंग से आ रहे डॉलर्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा हेल्प करी और फिर इसी पैसे के फ्लो ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली करप्ट करने का काम भी करा। जनरल जिया ने इन्हीं पैसों का यूज नए मदरसा खोलने वालों को देने में करा कि जो कोई भी मदरसा खोलेगा उसको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। अब क्योंकि मदरसा खोलने में प्रॉफिट नजर आ रहा था, इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत सारे मदरसाज बनने शुरू हो गए। लगभग 15 से 20% मदरसों का यूज सऊदी अरेबिया की वहाबिज्म मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए करा जाने लगा, जो बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ हेट फैलाने की आइडियोलॉजी थी। 1947 में पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 136 मदरसा थे, लेकिन साल 2000 तक आते आते इनकी गिनती 30,000 से भी ज्यादा हो गई। यंग बच्चों के दिमाग में एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इस्लाम के डिस्टोर्टेड व्यू को डाला गया। इंडिया और नॉन मुस्लिम्स को दुश्मनों की तरह दिखाया गया। जनाब सदर उठाओ, बताओ भारत को बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका है फरेब, वक्त है अब भी समझ लो वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इस ट्रॉमा से कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया। पाकिस्तान एजुकेशन करिकुलम बुक्स में इंडिया को सबसे बड़ा खतरा दिखाया जाता है और जो ये थिंकिंग है वो वहाँ के लोकल लोगों की बातों में साफ झलकती है। कि लफ्ज इंडिया सुनते ही आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये है कि इंडिया सुन के कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इस तरह से एक प्लांट तरीके के साथ न्यू जनरेशन को हेट सिखाई गई, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ता चला गया। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कभी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, और होते भी क्यों। ट्रेंड मुजाहिदीन पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि कुछ हजार आतंकियों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी को अपने 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स को कश्मीर में डिप्लॉय करना पड़ा और टेररिस्ट ग्रुप्स को इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। टेररिज्म के खिलाफ जितनी लड़ाइयाँ इंडिया ने लड़ी हैं, शायद ही कोई देश होगा जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। लेकिन जो ये सांप था, ये बहुत जल्दी पाकिस्तान को ही डसने वाला था। 9/11/2001 को अमेरिका अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक देखता है और जिस टेररिस्ट ग्रुप को खुद अमेरिका ने फंड करा था और ग्रो करवाया था, अब उसी टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट अमेरिका जंग छेड़ देता है। पाकिस्तान, जिसकी हर गवर्नमेंट ने अपने देश की इकोनॉमी को हेल्प या फिर एड में मिले पैसों से चलाया हुआ था, वो पाकिस्तान भी टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन अमेरिका का साथ देते ही पाकिस्तान खुद उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के गुस्से का शिकार बन गया, जिनको इन्होंने ही ट्रेन करा था और अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यूज करा था। और फिर देखते ही देखते ये सभी टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने लगे। पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक की पॉलिटिक्स का कंपाउंड नतीजा हमें इसकी करंट सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। हाई इन्फ्लेशन रेट, यूथ की लगातार बढ़ रही अनएम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बुरी हालत, ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंशंस और आर्मी की डायरेक्ट इंटरफेरेंस का ही नतीजा है। स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए उस देश को अच्छा नहीं समझते हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कभी भी GDP के 1% से ज्यादा नहीं हुई है। पाकिस्तान की ट्रेड टू GDP रेशो दुनिया के सबसे बुरी हालतों वाले देशों में से एक है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान प्रोडक्शन बहुत कम करता है लेकिन बाहर से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। ADP की फरवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों को पाकिस्तान की GDP के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि फिलीपींस, नीदरलैंड और वियतनाम, इन देशों की ट्रेड टू GDP रेशो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हाई है। आई मीन पाकिस्तान के पास इतना स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एडवांटेज होने के बाद भी पाकिस्तान कोई एक्सपोर्ट पावर हाउस नहीं बन पाया और इसका पूरा क्रेडिट जाता है वहाँ की गवर्नमेंट्स को। तो चलिए अब लास्ट में सब कुछ कंपाउंड करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं, पर सच बात तो ये है कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसके जिम्मेदार वहाँ के लीडर्स और आर्मी ही है।
इन्हें अपने स्कूल्स में रियल और क्वालिटी एजुकेशन देने पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सट्रीमिज्म सिखाने पर। अगर आप इनके 1990s के एजुकेशन सिस्टम में 6th क्लास के बच्चे की किताब देखोगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि इनके लिए इनके बच्चों को ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि इंडिया कितना बुरा देश है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इसी तरह की आइडियोलॉजी मास स्टूपिडिटी और लो लेवल लर्निंग को जन्म देती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी कोई स्टैंड नहीं है। एक साइड तो वो ये बोलते हैं कि वेस्ट बुरा है और दूसरी साइड ये भी चाहते हैं कि वेस्ट वाले हमें बेल आउट दें। और एक आखिरी बात, पाकिस्तान की हेल्प के बिना जो तालिबान है या जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कभी इतने ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते और यही टेररिस्ट ग्रुप्स आज पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को लगता है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सीरियसली इंडिया को कुछ करने की क्या जरूरत है जब सब कुछ आपकी सरकारें खुद कर रही हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ो, अगर कोई भी देश धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर चलेगा तो वो देश सही डिसीजंस नहीं ले पाएगा। हालांकि धर्म और पॉलिटिक्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। धर्म के मामले में आप किसी के साथ कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में या फिर देश को चलाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए लॉजिकल आर्गुमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।